हाँ, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं और उसमें हमें आइडियल गैस और परफेक्ट गैस के बारे में डिस्कस करना है। सो पहला ही सेंटेंस बोल दूं, ऐसा कोई गैस होता नहीं है ऐसा कोई गैस होता नहीं है, ओके। लेकिन हम हमारी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए ये हाइपोथेटिकल गैस, जिसको हम आइडियल गैस बोलते हैं, वो यहां पर रखा हुआ है और ये सारी उसकी कंडीशन है। एक्चुअली कोई गैस ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में, रियल में ऐसा कोई गैस नहीं होता जिसकी सारी प्रॉपर्टी ये फॉलो करे, ये जितनी भी लिखी है सारी प्रॉपर्टी वो फॉलो करे। वैसे गैस होते हैं लेकिन फिर वो कंडीशनल होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, हमेशा ही वो गैस ये सारे लोग को फॉलो करे, वैसा गैस अभी तो नहीं है डन, ओके। तो इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, पहली ही बात, ओके। चलो, आइडियल और परफेक्ट गैस, देखो नाम ही देखो, आइडियल, मेरा आइडियल ये है, ओके। परफेक्ट, परफेक्ट मैन, परफेक्ट वुमन, परफेक्ट कपल, लाइक दैट, ओके। परफेक्ट मतलब क्या, उससे आगे कुछ नहीं, बेंचमार्क है वो, ओके। हाँ, तो आइडियल और परफेक्ट गैस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, क्या ये आइडियल और परफेक्ट, ये हमारा आइडियल गैस ये कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, तो आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर आइडेंटिकल, भी आइडेंटिकल, जैसे हम वो ट्विंस के लिए बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब क्या, आइडेंटिकल मतलब उनका शेप, उनकी साइज, मॉलिक्यूल की, वो एटॉम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनका शेप, उनका साइज क्या होगा, सेम होगा। जनरली ऐसा नहीं होगा रियल केस में, लेकिन आइडियल गैस के केस में, जैसे हम हाइड्रोजन गैस ले ले, हम ऑक्सीजन गैस ले ले, नाइट्रोजन गैस ले ले, यहाँ एटमॉस्फेयर पे हम ऑक्सीजन गैस ले ले, ओके। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे मॉलिक्यूल का शेप सेम होगा, सारे मॉलिक्यूल, हाँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो सब कुछ सेम होगा, लेकिन सारे मॉलिक्यूल, अभी मॉलिक्यूल तो क्या O2 बन के ही मॉलिक्यूल बना, अकेला वो होता तो एटॉम होता, लेकिन शेप और साइज की बात कर रहे हैं, ओके। किसी का साइज अगर बढ़ा है, ओके, तो फिर उसकी डेंसिटी, उसका मास कम हो जाएगा, और किसी का मास और किसी की डेंसिटी और से किसी का वॉल्यूम और शेप छोटा है, लेकिन तुम्हारा एटॉमिक मास तो वही रहेगा, तो फिर वो छोटे वॉल्यूम में ज्यादा मास है। समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन तुम माइक्रोस्कोपिकली देखो, एकदम छोटे छोटे नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम वाली डेफिनेशन में जाओ, एकदम छोटे लेवल पर जाओ, तो वहां पर भी चेंजेस होते हैं। मोटा मोटा कोई चेंज नहीं होता, मतलब ऐसा समझो कि, अरे यार, ऐसा समझो कि से रियल गैस है, ओके, रियल गैस की बात कर रहा हूँ कि रियल गैस है, ये देखो, ये डॉट मैंने बता दिया, अभी दूर से देखेंगे ना तो हमें ये लगेगा सर 2 डॉट बनाए और क्या, लेकिन एग्जैक्टली अगर तुम ऐसे जूम इन करके जाओ तो पता चलेगा सर इसका शेप सेम नहीं है, ये तो थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट सर्कल लग रहा है, ये सर्कल नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत मोटा पोटा लग रहा है, डन। वो कैसे पता चला, वो तुम बहुत ही जूम इन करके देख रहे हो माइक्रोस्कोपिकली, और उससे भी छोटा, माइक्रोस्कोपिकली तो 10⁻⁶ होता है, लेकिन तुम नैनोमीटर में चले गए 10⁻⁹, तुम एंगस्ट्रॉम में चले गए 10⁻⁻10, उस लेवल पर अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई ये दोनों डॉट तो बोले थे तुम, लेकिन दोनों का शेप सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है, लाइक दैट, ओके। लेकिन मोटा मोटा देखे तो हाँ दोनों डॉट ही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, डन। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, अब हम आइडियल गैस की बात करते हैं। इफ दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, तो कितना भी जूम इन करो वो दोनों सेम शेप और साइज के होंगे, डन, समझ में आ गया। तो आइडियल गैस जो है उनके मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम नॉट शेम, ओके, सेम शेप एंड सेम साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, पहली बात। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया, याद रह गया ना, एक आइडेंटिकल होंगे मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम शेप एंड सेम साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये सारे की सारी एजम्पशन है, पहले ही बता दिया है, हाइपोथेटिकल है, डन, ओके। तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी में ये आ गया कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया कि उनके मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, पहली बात। अब ये सारी उसकी प्रॉपर्टी ही है, ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अभी जो डिस्कस किया वो शेप स्फेरिकल, तो हम स्फेरिकल आइडेंटिकल तो है, लेकिन कैसा, स्क्वायर वाला, क्यूब वाला और सिलिंड्रिकल, तो हम कैसे लेते हैं, स्फेरिकल, गोला, बॉल, ओके। तो ऐसे गोला, डॉट, बॉल, ये शेप लेते हैं, मतलब स्फीयर जैसा शेप लेते हैं। पहला पॉइंट इजी है, क्या, आइडेंटिकल, आइडियल गैस हो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, स्फेरिकल, अच्छा, ओके। देन सेकंड पॉइंट,
तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो, कि ये जो हमारा आइडियल गैस है उसमें आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जैसे कि हम ये रूम है और ये हम सब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो तुम सब भी गैस के मॉलिक्यूल्स हो, मैं भी गैस का मॉलिक्यूल हूं, तो हम लोगों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल के बीच में कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, वैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई फोर्स की बात चल रही हो तो वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दो टाइप के होंगे, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई रिपल कर रहा होगा। लेकिन ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, ना ही अट्रैक्शन का और ना ही रिपल्शन का। ओके मतलब उनके बीच में कोई भी, इसीलिए तो वो जैसे आए वैसे ऐसे घूमते रहते हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्स होता तो क्या सब लोग ऐसे नजदीक, जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के एटॉम्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक रहते हैं, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, लिक्विड में थोड़े दूर और गैसेस में और दूर। लेकिन आइडियल गैस में, गैसेस में तो क्या होगा, जैसे गैसेस को हम ठंडा करते हैं, गैसेस को हम ठंडा करें तो उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, मतलब उसके पार्टिकल्स उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स से, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होंगे। लेकिन आइडियल गैस में हम क्या बोल रहे हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा नहीं, ना ही अट्रैक्शन का और ना ही रिपल्शन का, फ्री है, दे आर फ्री। डन, ओके चलो, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जीरो, उनके बीच में मतलब उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी मैटर की, जब उसके वो ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी टाइप का फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते थे कि ये इसको पेन को मैंने ग्राउंड लेवल से उठाकर यहां पर रख दिया, ओके तो इसके पास इतनी हाइट की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये क्यों आ गई, क्योंकि ग्राउंड मतलब अर्थ मतलब अर्थ के सेंटर से, ये एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये मास, तो ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, और वो फोर्स कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स की वजह से ये सब बातें हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ये सब बातें मतलब पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, ये दोनों के बीच में फोर्स था, तो वो फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। अगर दोनों के बीच में कोई फोर्स है ही नहीं, कोई भी नहीं, रिपल्शन भी नहीं और अट्रैक्शन भी नहीं, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कुछ नहीं, ओके तो अगर कोई फोर्स है ही नहीं, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, ना कॉन्टैक्ट, अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन नहीं और ग्रेविटेशनल नहीं, मैग्नेटिक नहीं, ओके कोई फोर्स ही नहीं है, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी हो, उनके बीच में मतलब उनकी मॉलिक्यूल्स की भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं। सिंपल, समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कब होगी कोई भी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट और दूसरे कोई ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, कोई भी टाइप का फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेदर इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, और वेदर इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जस्ट लाइक मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, टच किए बिना ही लग जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ओके जैसे कि अभी हम अर्थ की सरफेस से टच नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है ना, तुम हवा में उड़ रहे हो एरोप्लेन में, ओके फिर भी लगेगा ना, लाइक दैट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूसरे कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में होके फोर्स लगा रहे हैं। देन कोई भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी, वो मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल्स की, सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, ओके क्यों, ये रिलेटेड है सेकंड पॉइंट से, ये रिलेटेड है यहां से, ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा। अब ये भी रिलेटेड है यहां, क्या कि अगर दो टाइप की एनर्जी जनरली हम कंसिडर करते हैं, बहुत सारी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, स्पिन एनर्जी, ये वो, लेकिन से न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा हम दो टाइप की एनर्जी कंसिडर करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हमने बोल दिया कि यार ये मॉलिक्यूल्स के पास, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो फिर रहा क्या, काइनेटिक। तो मतलब उनके पास जो भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। क्यों, पोटेंशियल तो जीरो है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फिर रही क्या, एक ही रही, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। डन, ओके सो काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी, अंडरस्टूड, ओके। अब ये काइनेटिक एनर्जी भी दो टाइप की हो सकती है, एक तो
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि ये काइनेटिक एनर्जी में है, अभी फैन घूम रहा है तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हम अभी वो भी कंसीडर नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहे हैं वो बातें हम नहीं कर रहे। इनके पास कौन सी होगी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक मोशन होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब ऐसे सीधी लाइन में ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ट्रांसलेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। डन, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन वो भी कौन सी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी, ना कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। डन, सब कुछ लिंक है। पहला तो आइडेंटिकल शेप और साइज का आ गया, फिर हमने डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, अभी उसी के रिलेटेड नेक्स्ट आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। फिर वहां से भी लिंक आ गया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो सारी की सारी एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो भी रिलेटेड है, देखो एक के बाद एक सारी याद ही रह जाएगी, वैसे सीक्वेंस में याद रखोगे। अभी सारी की सारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने टर्म पढ़ा था डेल्टा यू, विच इज इंटरनल एनर्जी, ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी। तो ये मॉलिक्यूल्स है, उनकी भी इंटरनल एनर्जी होगी, तो ये इंटरनल एनर्जी में एक ही एनर्जी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। डन, तो ये मॉलिक्यूल्स है, उनकी इंटरनल एनर्जी कौन सी होगी, ये मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी होगी। याद करो थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिस्कस किया था, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। याद आया, ओके। तो मतलब क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके, सेंटेंस याद रख लेना, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि अगर टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, भागेंगे ना, जल्दी भागेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इंटरनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो इनडायरेक्टली तो यही हुआ ना कि टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन होता क्या है, हमने तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी बढ़, अरे डायरेक्टली नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो कोई भी हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब सबकी, मतलब सॉलिड की, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स जो एटॉम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये हमने एटॉम्स में पढ़ा था क्लास 9 में, ये मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूँ वो क्या पढ़ा था एटॉम्स में क्लास 9 में, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव्स फास्टर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, अभी हम यहाँ गैस की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने बोला इंटरनल एनर्जी में तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, मेनली दो है, उसमें भी पोटेंशियल नहीं है, काइनेटिक है, तो टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। डन, ओके। तो वो नेक्स्ट यहीं से वापस लिंक, क्या, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। डन, सब कुछ कनेक्टेड है। डन, ओके। आगे अब यहां से कनेक्टेड नहीं है, अब थोड़े अलग अलग टॉपिक, लेकिन हमने जो पढ़ा हुआ है उसी के रिलेटेड है। याद करो हमने डिस्कस किया था इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन, याद आया, ओके। तो उसमें था पर्टिकुलरली इलास्टिक कोलिजन, मतलब क्या, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सपोज ये कोलिजन हुआ, वो ऐसे हमने वो दो बॉल वाला न्यूमेरिकल भी किया था, ये एक बॉल दो बॉल, फिर ये आके यहां से टकराया तो हो सकता है कि ये यहां भी जाए, हो सकता है ये इस डायरेक्शन में भी जाए। फिर हमने बोला था कि अगर दो बॉल है पर्टिकुलरली, जैसे कि ये दोनों बॉल है, ये तो स्टेशनरी था और ये मूवमेंट आके टकराया, तो सपोज ये बॉल इधर चला गया और ये बॉल इधर चला गया, ऐसा एक न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया था, याद हो तो वो क्या है, ये जो भी एनर्जी थी उसने इसको ट्रांसफर कर दी, थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत जो ट्रांसफर की उससे ये यहां चला गया, और थोड़ी बहुत जो उसके पास बाकी बची उससे ये इधर चला गया। तो कभी भी लॉस तो नहीं हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहां हुआ, वैसे एनर्जी का ही लॉस नहीं होता। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब इनके बीच में कोलिजन तो हो रहा है, वो लोग एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। फिर एक इन इलास्टिक कोलिजन भी था, वो इनके बीच में हो रहा नहीं है। डन, ओके। तो इलास्टिक कोलिजन है, ये क्लीन कर दूं ना सब, ओके, सब लिंक्ड है, ओके। देन नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। अब देखो ये कैसी बात हो गई, हम बोल रहे हैं नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता,
तो एवरेज वेलोसिटी 0 है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की। कैसे 0 है? क्योंकि ये लोग रैंडमली मोशन कर रहे होंगे, रैंडम। ओके, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, लाइक दैट। ओके, तो अगर रैंडमली मोशन, ये देखो एरो दिखा है ये। ओके, तो अगर रैंडमली मोशन कर रहा है मतलब यहाँ एज्यूम किया जाता है कि जितने प्लस एक्स में जा रहे हैं उतने ही माइनस एक्स में जा रहे हैं, जितने प्लस वाई में जा रहे हैं उतने ही माइनस वाई में जा रहे हैं। तो सबका अगर मैग्नीट्यूड का भी अगर हम क्या करें, एवरेज निकाले, तो वो क्या हो जाएगा? 0। डन। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस इज 0। एवरेज वेलोसिटी 0 है। देन ये सब अभी इसी के रिलेटेड है, ये सब कुछ रिलेटेड ही है। क्या कि ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर, ये जो आइडियल गैस अंदर भरा हुआ है, तो वो कंटेनर में जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा वो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होगा। मतलब जितना एक्स डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है उतना ही वाई डायरेक्शन में लगेगा और उतना ही जेड डायरेक्शन में लगेगा। याद करो पास्कल लॉ में भी हमने लिक्विड के लिए ये देखा था कि एक कंटेनर था और कंटेनर में हमने बोला कि यहां से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर सभी जगह पे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहां बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इतने एरिया में बढ़ेगा। याद आया? हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही जैसे लिक्विड, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ा हुआ प्रेशर हर डायरेक्शन में बढ़ेगा, पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी भी वॉल्स हैं वहां पर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ ऊपर बढ़ा रहे हैं तो ऊपर के एरिया में प्रेशर बढ़ गया और नीचे नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं। वैसे सेम वे गैस में भी वैसा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो सभी डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है और पर्टिकुलर प्रेशर हम ले रहे हैं, सो एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वही वाई डायरेक्शन में, वही जेड डायरेक्शन में। मतलब ये कंटेनर में हमने भरा हुआ है तो ये लोग एक्स डायरेक्शन में जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही वाई डायरेक्शन में लगाएंगे और उतना ही इस साइड वाली, ये रूम है, ऐसा समझे ना, ये रूम है, ये तो 2D है, ये रूम 3D है ना हमारा। तो इस ये वॉल पे जितना प्रेशर लगाएगा गैस उतना ही वो वॉल पे, ये वॉल पे जितना लगाएगा उतना ही ये वॉल पे, ग्राउंड पे जितना लगाएगा उतना ही सीलिंग पे। डन। तो Px इज इक्वल्स टू Py इज इक्वल्स टू Pz। साथ साथ में हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी सेम होगी। Vx, Vy, Vz सभी की सभी वेलोसिटी क्या है? सेम। हिमांशु चलो आगे बैठ जाओ, ऐसा हो तो निर्भय के साथ आगे बैठ जाओ। तो थोड़ा मैं जोर से बोलूं तो ऐसे हाँ हाँ सब बोल रहे हैं। अच्छा ओके चलो, Vx, Vy, Vz इज इक्वल्स टू V। मतलब प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम है, वेलोसिटी भी सभी डायरेक्शन में सेम है। अगर ये कंटेनर में हमने आइडियल गैस भरा हुआ है, ये रूम में हमने आइडियल गैस भरा हुआ है, तो वो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड से जाएंगे उतनी ही स्पीड से वाई डायरेक्शन में जाएंगे, उतनी ही स्पीड से जेड डायरेक्शन में जाएंगे। डन। तो Vx इज इक्वल्स टू Vy इज इक्वल्स टू Vz। मतलब वेलोसिटी सेम होगी किसकी? वो मॉलिक्यूल्स की, वो एटॉम्स की। डन। ओके। देन नेक्स्ट उसी के रिलेटेड है, देखो इसकी स्पीड जो होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स है एयर के मॉलिक्यूल्स, और से एयर नहीं लेकिन आइडियल गैस। ओके, सो जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड होती है 10⁵, मतलब 1 लाख। 10⁵ मतलब 1 लाख। 1 2 3 4 5 1 लाख मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में आइडियल गैस 1 लाख मीटर चला जाता है। कितनी स्पीड हुई? एक सेकेंड में आइडियल गैस का एटॉम मॉलिक्यूल 1 लाख मीटर आगे बढ़ जाता है एक सेकेंड में। अभी हम बात कर रहे हैं तब तक तो वो 10 लाख आगे बढ़ गया हो। ओके, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये 3 हटा दो तो 100 किलोमीटर एक सेकेंड में। तो आइडियल गैस है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ही सेकेंड में वो भरूच से वडोदरा। ओके, इतना स्पीड कंसीडर किया जाता है। और जैसे मैंने बताया ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन आइडियल गैस कंसेप्शन, ओके कंसेप्ट, लेकिन रियल गैस जो होते हैं हमारे, वो भी पर्टिकुलर केस में आइडियल गैस जैसे बिहेव करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो सोचो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी उनकी स्पीड इतनी तो हो जाती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन रीचेबल है। 100 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर। सोचो हमारा रॉकेट भी ये स्पीड से नहीं जाता। ओके, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर। ओके चलो, समझ में आ गया?
ये थोड़ा बहुत इतना डिस्कस किया, ये इतना लिखा कि तुम्हें नंबर याद रह जाए 10⁵ ओके। हाँ चलो, अभी इतनी फास्ट कोई मूव करेगा, इतनी फास्ट 1 लाख मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में, तो उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए अर्थ खींचेगा, अभी खींच रहा है तब तक तो वो भाग गया अर्थ अगर खींचे तब तक तो वो आगे चला गया, आगे से खींचे तब तक वो और आगे चला गया। ओके, लाइक दैट। तो नो ग्रेविटी इफेक्ट, इतना फास्ट कोई मूव करेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट लगती नहीं है। तो वो चीज हम हनुमान जी के लिए एप्लीकेबल कर देते हैं, पवन पुत्र हनुमान ओके, कि इतना फास्ट। वो ऐसे रामायण में एक सीन है ना कि क्या था वो, मेघनाथ ने, ओके, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार किया था, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, सुना होगा शायद, ओके, हाँ, संजीवनी वाला। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मतलब बेभान हो गए, अनकॉन्शियस। अभी वैद्य को बुलाए, तो वैद्य को बुलाया, आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो बहुत खतरनाक वाला पंच मारा दिया है, मतलब पंच इन द सेंस वो एरो मार दिया है, तो अब मतलब दिव्यास्त्र बोलते हैं ना, उसका यूज किया है। तो बोले अब तो बहुत भी मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लक्ष्मण जी की जान बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो भगवान के सामने ऐसा तो नहीं बोल सकते ना तो ऐसा बोल दिया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अभी ऐसा सुन के राम जी रोने लगे कि यार मेरा भाई। तो अभी राम जी रोने लगे तो फिर ऐसे हनुमान जी देखते थोड़ी रहेंगे, क्या हुआ प्रभु जी तो बोले कि ये ऐसा केस है, बुला हो वैद्य को तो बोला क्या कोई ऑप्शन है, कुछ तो बताओ, आप वैद्य हो, ठीक है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे? अरे बताओ तो सही। इसकी बूटी तो मिलती है, लेकिन हिमालय के पहाड़ों में मिलती है, जिसको संजीवनी बूटी बोलते हैं। बूटी मतलब मेडिसिन, ओके, तो वो है। तो बोले प्रॉब्लम क्या है फिर? है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बोले मैंने क्या बोला, हिमालय पे मिलती है, अभी हम श्रीलंका में है, ओके, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर। तो इसीलिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो दिव्यास्त्र का प्रहार किया है वो इतना फास्ट है कि इनके पास अभी सिर्फ से 4 to 5 आवर्स है। जैसे ही सुबह हो जाएगी, मतलब सनराइज होगा सुबह, उतना ही टाइम है, तो सनराइज से पहले पहले इनको वो बूटी देनी पड़ेगी, लेकिन वो वहां पर है, तो सनराइज से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई मैं कुछ बताया नहीं। तो बोले अच्छा ये बात है। इसी टाइम पर, ये जब हो रहा था उसी टाइम पर मेघनाथ एकदम खुश होके, मैंने ये कर दिया पापा, मैंने ये कर दिया। लक्ष्मण जी अब तो सुबह तक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लक्ष्मण जी नहीं रहे, ऐसे फुल फॉर्म में। तो बोले क्यों, क्या किया? अरे मैंने दिव्यास्त्र का प्रहार किया है, अब पॉसिबल ही नहीं है। तो बोले कि नहीं, लेकिन ऐसी कोई बूटी तो होगी। अरे वो तो हिमालय पे है। तो रावण ने बोला तुम वो मरकट बंदर की शक्ति को जानते नहीं हो, वो कुछ भी कर सकता है, ओके, ऐसा बोला। वो लंका जला दिया था तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बोले लेकिन फिर मेघनाथ ने क्या बोला बताए, कि अगर हिमालय के पंख निकल आए, विंग निकल आए, हिमालय के पंख निकल आए और उड़ता उड़ता आए ना, हिमालय उड़ता उड़ता आए ना, अभी स्टार्ट कर दे और उड़ता उड़ता आए ना, तो वो भी 5-6 घंटे में यहां नहीं पहुंच सकता। और फिर हनुमान जी गए, बीच में तो स्नान भी किया था तो गए, लाए, और पता नहीं चला, वो सब तो स्टोरी पता है ना, पता आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया, तो एक हाथ से उठाया, और पर्वत उठाने के साथ साथ इतनी फास्ट में आए, इतनी फास्ट में, तो इसे ऐसे ही थोड़ी, पवन पुत्र भाई, पवन के पुत्र वायुदेव के पुत्र है, इतनी फास्ट आए, तो ये स्पीड भी कम होगी शायद ओके, तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अभी कोई भूल गया ना ये 10⁵, तो फिर अच्छा चलो। एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट, जैसे मैंने अभी बताया, पर्टिकुलर सिचुएशन में रियल गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने लो प्रेशर रखा, गैस का प्रेशर लो रखा और उसका टेम्परेचर हाई रखा, प्रेशर हमने क्या रखा, लो, और उसका टेम्परेचर हाई रखा, तो लो प्रेशर मतलब क्या,
कि मतलब उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, और अगर ज्यादा प्रेशर नहीं है तो वो फ्रीली एक्सपांड कर सकते हैं। फ्रीली एक्सपांड कर सकते हैं मतलब उनके बीच में थोड़ा भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है नहीं। तो लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो हो गए। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो, वो तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है कब, जब लो प्रेशर हो। एट द सेम टाइम हाई टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर हाई हो तो डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो तो डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो गई तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब उनकी स्पीड बढ़ गई, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, और उनकी वेलोसिटी बढ़ गई तो ग्रेविटी की इफेक्ट नहीं होगी। तो ये वेलोसिटी बढ़ जाना, ग्रेविटी की इफेक्ट ना होना, ये सब तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है, अभी तो हमने देखा। तो पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैस को हम आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 मार्क में, कब हम रियल गैस को आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। तो जब भी हम लो प्रेशर की बात करें और हाई टेम्परेचर की बात करें तब हम रियल गैस को आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गए? सारे लिंक ही है ऑलमोस्ट। ओके देखो पहले हमने कहा स्टोरी वाइज देखे तो पहले हमने कहां से स्टार्ट किया, नेम से स्टार्ट किया, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस। तो उसको पहले एक्सप्लेन करो, दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। डन। तो आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज है। अब शेप एंड साइज पे से वहां पर से आ जाओ शेप पर। तो शेप कैसा है, स्फेरिकल, ऐसा हमने एज्यूम किया है। ओके शेप कैसा है, स्फेरिकल। फिर हमने बोला कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो मतलब कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं और कोई भी रिपल्जन फोर्स नहीं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है तो जैसे हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, वो है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फिर इंटरनल एनर्जी तो कॉम्बिनेशन है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उनके पास जो एक एनर्जी है वो एक ही एनर्जी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी दो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ही शो करते हैं। ओके तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी में तो फिर से एक ही रही, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट आइडियल गैस। ओके अब हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो उसका रिलेशन भी लिख दिया हमने, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहां तक तो लिंक था। ओके फिर इलास्टिक कोलिजन तो होता है लेकिन इलास्टिक कोलिजन होता है मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस होगा नहीं। फिर हम बस सब स्पीड और उस सब पे आ जाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी सारे मॉलिक्यूल्स की कितनी है, जीरो, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। ओके तो उनका अगर हम समेशन करें डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दे, एवरेज जैसे हम निकालते हैं वैसे कर दे, तो वो कितनी आती है, जीरो। क्यों, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जितना यहां जा रहा है उतना ही यहां जा रहा है, जो मैग्नीट्यूड से यहां जा रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। डन। ओके तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। फिर प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होगा, px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। अच्छा फिर स्पीड भी सब डायरेक्शन में सेम होगी, vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz इज इक्वल टू v, वेलोसिटी। ओके डन। और अगर वेलोसिटी सेम होगी तो वो कितनी होगी, तो वो भी हमने देखा 5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी फास्ट। ओके अगर इतने फास्ट कोई मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी नहीं, तो नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ओके इनके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगेगी नहीं, वो भी हमने देख लिया। और लास्टली रियल गैस को कब हम कंसिडर कर सकते हैं आइडियल गैस, तो जब लो प्रेशर हो, अभी वो डिस्कस तो कर लिया तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो तब। बोला ना लो प्रेशर मतलब वापस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो एंड तो वापस नहीं, लेकिन समझ गए ना। ओके तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उस कंडीशन में हम रियल गैस को आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। एक और लिखना रह गया, दैट इज इट फॉलोज ऑल गैस लॉज। जितने भी गैस के लॉज है आगे हम जाके देखेंगे, गैस के लिए जितने भी लॉज है, से एवोगैड्रो लॉ, गैल्यूसेक लॉ,
चार्ल्स लॉ, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हम देखेंगे। तो जितने भी लॉज है वो सारे के सारे लॉ को आइडियल गैस फॉलो करता है। जरूरी है, फॉलो करना ही चाहिए, नहीं तो उसको आइडियल गैस मानेंगे नहीं। हाँ बोलो। सब लॉ पर कट है। क्या क्या क्या? सब लॉ पर कट है। सभी कट नहीं है, थोड़े बहुत गिवन है एज ए टॉपिक नहीं, लेकिन एक ही टॉपिक में सब अंदर अंदर गिवन है, ओके। एक ही टॉपिक में अंदर अंदर गिवन है। सो जितना जरूरी है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। मैंने देखा है तो वैसे तो बहुत कुछ कट हो गया है, बहुत कुछ कट हो गया है, बट जितना जरूरी है और छोटा छोटा है, जैसे कल भी हमने रेडिएशन में भी देखा था, ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज में। तो जितना जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, वो भी आप डिस्कस कर ही लेंगे हम, ओके। एक साल है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। देखो इस साल की जेडब्ल्यू एक एटम तो खत्म हो गया, एक एटम खत्म हो गया जेडब्ल्यू का इस साल का। अभी सेकंड एटम मई के आसपास आएगा, ओके। 2 एटम दे सकते हो तुम, जिसमें अच्छे मार्क्स आए वो कंसिडर की जाएगा, ऐसा, ओके। सो और उसके बाद एडवांस, ये तो पहला है, ओके। तो जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस, वैसे लाइक दैट, ओके। चलो, तो जो भी हमें जरूरी होगा वो तो अगर तुम में से सब लोग, जैसे इस टाइम में तो सब लोग तो नहीं दे रहे हैं अभी की बैच में, ओके। जैसे कि जूमी है, चिराग है, वो लोग ने जेडब्ल्यू या नीट नहीं दी। भव्य था, उसने दी है। और कौन, कवन, ओके। तो कवन ने जेडब्ल्यू भी दी है और कवन वो भी देने वाला है, गुजकेट भी देने वाला है। ये लोग गुजकेट देने वाले हैं, जूमी, गुजकेट भी दे देना, हाँ सब लोग, वो सबके लिए कॉमन, बायो ग्रुप हो, मैथ्स ग्रुप हो, कॉमन, ओके। तो देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दे दो, भले ही तुम्हारा जाने का मूड ना हो या नहीं जाना है, फिर भी पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है। सर वो पता करके क्या करें, वो पता करके तुम्हें पता चलेगा कि अभी बहुत बाकी है, हम कितने ऐसा मुझे मेरा अंकल बोलते थे कि ये सब इंटरव्यू सब जगह चले जाओ, इंटरव्यू सब जगह इंटरव्यू हो, भले ही तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हें नहीं जाना है ये इंडस्ट्री में, फिर भी देने जाओ, तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, ऐसे डायलॉग बोलते थे, ओके। तो और सही में पता चला सब अलग अलग जगह जाके कि यार हम कितने पानी में, और सभी। और फिर जब बिट्स में गया और बिट्स के लोगों, मतलब वहां जो स्टूडेंट्स आए ना बिट्स पिलानी में, वहां देखा ना तो मुझे बोला कि मैं पानी में नहीं हूँ, मैं तो दरिया में हूँ और एकदम नीचे हूँ मैं तो डूब गया हूँ ऐसे फिर पता चला, ओके। मतलब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में मेट्रो सिटी पे या नेशनल लेवल पे क्या लेवल की कंपटीशन, ओके। मतलब सोचो कि बैचलर्स डिग्री में फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बैचलर डिग्री में भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, ये वो तो तुम कंप्लीट, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे तुम कंप्लीट कर लोगे, प्रोजेक्ट बनाया ये वो, मेहनत करनी पड़ती है, ना नहीं बोल रहे। वहां पर जो हम मास्टर्स डिग्री में हमें सपोज रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं, रिव्यू करने होते हैं, तो कई स्टूडेंट ने तो बैचलर्स में ही वो चीज कर ली थी, लो बैचलर्स में ही वो चीज कर ली थी, वो रिसर्च पेपर और वो सब। और जैसे यहाँ पर सपोज स्टूडेंट जा रहे हो कहीं पर इंटर्नशिप करने, सपोज जेएनएफसी में चले गए, इंटर्नशिप कोई सैलरी नहीं मिलती यहाँ पर ना, यहाँ की गुजरात की बात करो, कोई सैलरी नहीं, ओके। गए क्यों, सीखने के लिए, 1 महीना 2 महीना, ओके, सीखने के लिए गए, सीखा आया, कुछ नहीं सीखेंगे 2 महीने में ये तो जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। वहां पे ऐसे ही इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाते हैं पता है, इसरो, डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, और वहां पर भी पेमेंट मिलता है, इंटर्न सीखने का भी तुम्हें पेमेंट मिलेगा, तुम तो सीख रहे हो फिर भी तुम्हें पेमेंट मिलेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन लेवल, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ, ओके। पर्टिकुलरली गुजरात में सब लोग ज्यादातर मनी माइंडेड होते हैं, पैसे कैसे अर्न करे, जरूरी नहीं है बिजनेस, लेकिन कोई भी वे में पैसे जल्दी कैसे अर्न करे, ओके। मतलब कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई करूंगा और डॉक्टर बनेंगे, तो जिसको मेहनत नहीं करनी वो बोलेगा 10th पास करेंगे और आईटीआई कर लेंगे और फिर सपोज वायरमैन बन गए, ये बन गए, तो जॉब अभी जैसे 10th के बाद अभी तुम 11th कर रहे हो, तो किसी ने आईटीआई किया, तुम्हारा 12th खत्म होगा तब तक तो उसका आईटीआई खत्म और वो जॉब पे लग गया, और तुम 12th के बाद जॉब पे नहीं लगे। लेकिन वो जॉब कैसी होगी भाई,
वो सपोज ये फैन बिगड़ गया, हेलो ये फैन नहीं चल रहा, वो आओगे फिर आएंगे 500 रुपीज लेके जाएंगे और फैन बिगड़, तो हमें वैसा करना है क्या? तो थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, तुम जल्दी तो अर्न कर सकते हो, लेकिन जो जल्दी अर्न करते हैं ना, फिर वो लॉन्ग रेस में आगे नहीं जा पाते। रेस बहुत लंबी है, फिर हम 500 रुपीज से स्टार्ट करेंगे तो फिर कहाँ पहुंचोगे? ज्यादा से ज्यादा फिर धीरे धीरे 5000 पे पहुंचोगे, 50,000 पे पहुंचोगे, अब 5 लाख पे पहुंचोगे, तब तक तो रिटायर होने का टाइम हो जाएगा। तो बस 5 लाख तक ही जाना है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है। अगेन मनी इज नॉट ओनली थिंग। ओके, जरूरी भी है। इट्स लाइक ऐसे मैंने एक जगह सुना था मोटिवेशनल स्पीकर के पास से कि मनी इज लाइक तुम्हारे पास गाड़ी है और मनी मतलब पेट्रोल। तो जितना पेट्रोल जरूरी है गाड़ी के लिए, उतने ही पैसे जरूरी है। ज्यादा होगा तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। पेट्रोल सेव करके रखते हैं क्या हम? नहीं। लेकिन पेट्रोल ना हो तो गाड़ी भी तुम मूव नहीं कर सकते। तो जिंदगी के लिए भी पैसे होने चाहिए। ज्यादा हो उसका कुछ काम नहीं है, बैंक में पड़े रहेंगे। अंबानी के करोड़ों रुपए बैंक में पड़े रहते हैं, तो करोड़ों अभी थोड़ी यूज कर सकते हैं। ओके, और ना हो तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो तो भी, ना हो तो भी। तो जो आ रहा है वो आने दो, मेहनत करते रहो। ओके, मेहनत करते रहो, दूर भी नहीं भागना है और ऐसे चिपक भी नहीं जाना है कि कंटिन्यूअसली माइंड में वही चीज चलती रहे। ओके, माइंड को खाली रखना है। तो वो चलो फिलोसॉफी क्लास वापस शुरू हो जाएगा। समझ गए ये आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास होगी उसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस। डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब लॉज समझते हैं जो जरूरी है।